स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एनसीईआरटी साइंस क्यूरियोसिटी क्लास 6 के लिए और उसका हम सेकंड लेसन स्टडी कर रहे थे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ये हम स्टडी कर रहे थे, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे थे और हम पहुंच गए थे अपना पेज नंबर, ये देखो 20, पेज नंबर 20 पे पहुँचे थे। और हमने ना पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे जो होते हैं प्लांट्स होते हैं उनके दो आधार पर हमने पहले उसका किया था क्लासिफिकेशन, है ना। उसमें हम देखा था कि उसकी स्टेम के आधार पर हम उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लीफ के आधार पर कि उसकी विनेशन कैसी होती है, लीफ में वो रेटिकुलेट होती है जहाँ पैरेलल होती है ना। फिर हमने उसके देखा था कि रूट टैप रूट है सिस्टम है उसमें, या फिर फाइब्रस रूट वाला सिस्टम है ना। फिर हम आगे हमने सीड के बारे में पढ़ा है। सीड के बारे में बच्चों हमने देखा था कि हमारे दो तरह के सीड होते हैं। एक तो डाइकॉट सीड कहते हैं जिसको साइटोलिडॉन मतलब दो पार्ट में वो अलग अलग हो जाती हैं, उसको हम डाइकॉट सीड बोलते हैं, जैसे चिकपी में देखा था। और एक में हम देखते हैं कि डिवाइड नहीं कर सकते हम उसको, है ना, तो वो मोनोकॉट होती हैं, जैसे मेज का सीड की हमने उदाहरण ली थी। तो सीड के आधार पर भी हमने पढ़ा था कि हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे उसकी सीड की स्ट्रक्चर होगी ना, वो डाइकॉट होगा या मोनोकॉट होगा, उसी आधार पर ही उसके आगे रूट सिस्टम होगा, उसी आधार पर उसका लीफ के वेन सिस्टम होगा। ठीक है बच्चे, ये हमने देखा था कि जो डाइकॉट प्लांट होते हैं ना उनकी रेटिकुलेट वेनेशन होगी, मतलब लीफ की स्ट्रक्चर जो होगी ना वो रेटिकुलेट होगी और उसका रूट सिस्टम फिर आके टैप रूट सिस्टम रहेगा। तो ऐसे ही हम मोनोकोट में देखते हैं, मोनोकोट में उसकी पैरेलल वेनेशन होगी, उसका रूट सिस्टम होगा फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। ये बच्चों आपने याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके ओनली 6th क्लास में ही नहीं, आगे की क्लासों में भी ना आपके ये काम आने वाली है। हम ना थोड़ा अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैं आपके लिए ना सीड लेके आया था, जैसे इन्होंने लिखा है ना कि सीड को हमने पहले सोक करके रखना है वाटर में, है ना। ये पहली लाइन ही लिखी थी एक्टिविटी 2.8 में कि पानी में उसको भिगो करके रखना है। तो ऐसे ही मैंने ना वो सीड भिगो करके रखे थे। ये देखो, ये हमने ना चिकपी का सीड लिया था, चना का सीड, ठीक है बच्चे। ये हमने ये देखो, इसका ना हम ये सीड कोट उतार देंगे पहले। ये देखो, ये अगर भिगो के रखा होगा ना तो आसानी से ये उतर जाएगा। ये देखो, जैसे ही हम इसका सीड कोट उतारते हैं ना बच्चे, ये देखो, तो इसमें जो है ना ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये देखो, ये इसका मतलब क्या है कि ये डाइकॉट सीड है। ये देखो, एक हिस्सा ये रहेगा, हाफ वाला ये रहेगा, ठीक है। तो ये डाइकॉट सीड है। मैं आपको और दिखाता हूँ। ये इसका पहले हम सीड कोट उतारेंगे। इसका जो सीड कोट होता है ना वो बहुत हार्ड होता है। इसको आसानी से उतारने के लिए ही हम इसको पहले भिगो करके रखते हैं पानी में 2-3 दिन के लिए। यही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो 6th पार्ट हमने किया था। ये देखो, ये इसका सीड कोट रहता है, ठीक है। ये देखो, ये सीड कोट है, ठीक है। और ये इसके सीड के ये दो साइटोलिडॉन्स निकल आए हैं। ये देखो, ये देखो, तो ये क्या है, कौन सा सीड है? डाइसाइटोलिडॉन, डाइसाइटोलिडॉन सीड। ये देखो, ऐसे ही हम राजमा का सीड लेके आए थे। ये देखो, ये राजमा का सीड है बच्चों। इसका भी जब हम सीड कोट उतार देंगे, जैसे ही इसका सीड कोट उतारा जाएगा, ये देखो, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है बच्चों। ये देखो, तो इसके भी दो साइटोलिडॉन क्लियर हमें दिख पा रहे हैं। ये देखो, तो ये डाइकॉट है, ठीक है बच्चे। तो एक हम यहाँ पे वीट का लेके आए हैं, गेहूं का दाना सीड है। ये देखो,
इसको हम जितना भी भिगो दें, कुछ भी कर दें, इसका एक ही साइटोलोडोन रहेगा। ये देखो, इसके दो पार्ट नहीं होंगे। ये देखो, कितना भी इसको रगड़ें, तोड़ने की कोशिश करें, ये एक ही रहेगा। ये देखो, ऐसे ही चावल का भी है बच्चों, राइस के भी ऐसे ही होते हैं। ये गेहूँ का है, राइस में भी हमें देखते हैं कि एक ही सीड रहता है, इसके दो पार्ट नहीं होते। ठीक है। और हम अलग अलग तरह के सीड ना आप अपनी सहूलियत से हिसाब से ले सकते हैं। ये देखो, ये हम धनिया का सीड लेके आए हैं थोड़ा सा। धनिया का सीड जो होता है ना, ये डाइकोट होता है बच्चों। देखने में ये देखो बाहर से एक ही लग रहा है, बट जैसे ही हम इसको थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, रगड़ेंगे ना, तो देखो ये थोड़ा सख्त है इस वजह से। ये देखो, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये देखो, ये इसका ये देखो, ये सिंगल दिख रहा है आपको। ठीक है। तो जैसे ही हम ऐसे रख देंगे, दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये डाइकोट होता है। छोटा है ना, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है हमें प्रैक्टिकल करने में। तो ऐसे ही हमारा मेज़ का रहता है, जो आपकी प्रैक्टिकल बुक में भी बताया गया है ना। तो ये हम एक्टिविटी आपको लाइव करके दिखा रहे हैं, ताकि जो आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाए। ये ना हो कि आप बस बुक्स तक ही सीमित रहें। ठीक है बच्चे। तो देखो, ये चिकपी का हमने दिखा दिया आपको कि डाइकोटिलेडोन होता है, इसके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और मेज़ वाला ये सिंगल रहता है। हमारे मेज़ का सीड है, आप खुद करके देख सकते हो प्रैक्टिकली। ठीक है बच्चे। और आगे हम इसको स्टडी कर रहे हैं अभी। यू हैव लर्नड अबाउट सम फीचर्स यूज्ड फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स। आपने कुछ ऐसे फीचर्स में लर्न किया है बच्चों, जो ग्रुप कर रहे हैं प्लांट को। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इन मैनी मोर डिटेल्स। अब हम एनिमल्स के बारे में भी स्टडी करने जा रहे हैं। एनिमल के भी हम ऐसे ही स्टडी करेंगे, उनको भी हम अलग अलग टाइप पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, मतलब करेंगे हम इसको ग्रुपिंग, हम समझेंगे कि कैसे उनको ग्रुप किया जा सकता है। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हो बच्चे, थोड़ा सोच के देखो अपने आप। बाकी हम स्टडी कर रहे हैं। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जैसे प्लांट्स एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग अलग होते हैं ना, डिफरेंट होते हैं, उनकी नेचर अलग अलग होती है। ऐसे एनिमल्स में भी होता है, ये लिखा है जहाँ पे। हाउ कैन वी ग्रुप सच ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। इतनी विशाल जो अलग अलग तरह की वैरायटी है, इसको हम कैसे अलग करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, ग्रुप करेंगे एनिमल्स में। व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप दैम। उनके ग्रुप करने के लिए हम कौन से फीचर्स लेंगे, कौन सी उनकी विशेषताएं हम ध्यान में रखेंगे। इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स। यहाँ पे एक एक्टिविटी 2.3 हमने करके देखनी है बच्चों। ये देखो, एक्टिविटी 2.3, इसमें सारा डिटेल बताया गया है कि हम कैसे उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ ए फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2। ये देखो बच्चे, आपने टेबल 2.2 शायद करा होगा, पिछली हमारे सेक्शन में हमने करवा के आए हैं आपको। ये देखो, ये टेबल 2.2 हमने देखा था। इसमें डिफरेंट तरह के एनिमल्स के ऑब्जर्वेशन हमने की थी, उनकी एक्टिविटी, जैसे क्रो, एंट, कॉ, एनी अदर। ये हमारी लास्ट वाली वीडियो में ना हमने करा के दिखाई थी। ये कुछ फिलअप भी करवा के दिखा रखे हैं आपको, आप उनके जाके देख सकते हो। उसी एक्टिविटी का यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है बच्चे। यू मे हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपने ये भी ऑब्जर्व किया था कैसे एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। आओ हम उनकी मूवमेंट के बारे में सोचते हैं कुछ और। ए न्यू नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7। ये फिगर 2.7 है बच्चों। इसमें ना डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स दिखा रखे हैं आपको। ये फिश है, फ्रॉग है, टॉर्टाइस है, एंट है, ये पक्षी दिखा रखे हैं, बर्ड्स, स्नेक,
ये बटरफ्लाई, कॉ, आप देख सकते हो ना पिक्चर में। ये डिफरेंट तरह के एनिमल्स दिखाए गए हैं फिगर 2.7 में। यू कैन ऐड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड एंड क्रिएटेड ए पोस्टर ऑन दी वैरायटी ऑफ एनिमल्स। आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो भी आपने कुछ पोस्टर बनाया है ना। विच बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय द एनिमल्स इन द पोस्टर यू क्रिएटेड एंड दोज इन फिगर 2.7 फॉर मूवमेंट्स। इनकी मूवमेंट्स के लिए आपने कौन से बॉडी पार्ट्स मतलब पोस्टर में दिखाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं, वो आपने देखना है। लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5, इनको आपने टेबल 2.5 में लिस्ट करना है। ये देखो आगे ना टेबल 2.5 बता रखा है, मूवमेंट्स इन एनिमल्स एंड अदर बॉडी एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व। कैसे वो मूव करते हैं, उनके कौन से बॉडी पार्ट्स मूव करने में उनके सहायता करते हैं, ये आगे बताया गया है टेबल 2.5 में। नोट द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट। आपने बताना है कि कैसे ये मूव करते हैं, कौन सा तरीका इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, और उनके बॉडी पार्ट का नाम भी बताना है जो उनकी मूवमेंट में हेल्पफुल है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन टेबल 2.5। तो सब उदाहरण उन्होंने दे रखे हैं ऑलरेडी। चल चलिए हम देखते हैं। जैसे पहले नंबर पे नेम ऑफ द एनिमल्स में आइंट बताया गया है। इसकी टाइप ऑफ मूवमेंट कैसे होती है, ये धरती पर वॉक करता है बच्चे, है ना, वॉक ऑन द अर्थ, ये यहाँ पे लिखेंगे वॉक, ठीक है जी। इसके बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं मूवमेंट के लिए, लेग्स, गोट, बाक एंड जंप। ये बाक भी कर सकती है और जंप भी लगा सकती है। ये इसके बॉडी पार्ट कौन से होते हैं, लेग्स। पिजन में वाक एंड फ्लाई, वाक भी कर सकता है, फ्लाई भी। फ्लाई करने के लिए विंग्स होते हैं, वाक करने के लिए लेग्स में यूज आता है इसका। हाउस फ्लाई में वाक एंड फ्लाई दोनों कर सकती हैं, वाक में लेग्स और विंग्स इसके फ्लाई में हेल्पफुल होते हैं। फिश में इनकी स्विम करती है, इनके फिन्स होते हैं फिश के। और भी आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपने बटरफ्लाई ऐड किया तो उनके भी फ्लाई करने में हेल्पफुल होते हैं, उनके विंग्स होते हैं ना। तो जो भी आपको अच्छा लगे वही आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे टॉर्टॉइज में बच्चे वॉक करने के लिए लेग्स होती हैं और स्विम करने के लिए भी वो उसके फीट होते हैं जो फिन टाइप के होते हैं, ठीक है, वो उसको हेल्पफुल रहते हैं। फ्रॉग में भी ऐसे ही होता है, उनकी लेग्स जो होती हैं वो उनको वॉक करने में भी हेल्प करती हैं और उनको स्विम करने में भी वही हेल्प करती हैं। उनके वेब, उनके ना फीट होते हैं वेब टाइप के होते हैं, वो उनके स्विमिंग में हेल्पफुल होते हैं। What conclusion can you draw from the data given in table 2.5? आपने जो टेबल देखा है इनमें जो डाटा रिकॉर्ड किया उनसे आपको क्या कंक्लूजन निकला है, ये आपने बताना है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं उनके अलग अलग तरह की मूवमेंट है। एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, होप और जंप। देखो चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, रेंग के चल सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हॉप और जंप भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग वन प्लेस टू अनदर। उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स का वो यूज़ करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। दे मे यूज विंग्स, लेग्स एंड अदर पार्ट्स दैट हेल्प them to move. Here we have identified animals based on the type of movement and the body parts used for movement। जहाँ पे आपने देखा है, आपने बताया है कि आइडेंटिफाई किए हैं कुछ एनिमल्स, आइडेंटिफाइड एनिमल्स, ठीक है, जो उनकी मूवमेंट के आधार पर उसके बॉडी पार्ट यूज़ होते हैं, उनको हमने उसका बेस बना के लिखा है। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स। आप एनिमल्स को उनके तुरने फिरने के आतों पर कैसे ग्रुप कर सकते हो। एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स। जबकि ये भी लिखा है ना कि इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होती हैं, उनकी बॉडी संरचना अलग हो सकती है, उनका कलर, उनके अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं, साइज़ अलग हो सकता है। तो अब कैसे उनके मतलब अकेले बाकिंग के आधार पर हम उनको कैसे उसको क्लासीफाई कर पाते हैं, ये बोला है, ठीक है। लाइक प्लांट्स ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डिवर्सिटी। जैसे प्लांट्स की हमने ग्रुपिंग की है बच्चों, ऐसे एनिमल्स की भी ग्रुपिंग करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि उनकी डाइवर्सिटी को हम अंडरस्टैंड कर सकें।
देखो ये हमने बोला था ना प्लांट्स के विषय के बारे में बताया था कि अगर आपने प्लांट्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है तो उसको क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी, जो भी उनमें डिफरेंसेस हैं या सिमिलरिटीज़ हैं उनके आधार पर हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। यही बात आपने एनिमल्स के में भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। एनिमल के विषय में भी आपको यही चीज़ लेके चलना है। ये एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया बच्चे, जनाकी अमाल उसका नाम था, वाज एन इंडियन बायटानिस्ट इंडिया डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट डाइवर्सिटी। तो उनके प्लांट्स की डाइवर्सिटी थी ना, उनको उन्होंने बहुत योगदान पाया, उनको सारी को इन्होंने मतलब वर्क किया और उनको एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, ठीक है बच्चे। एज द हेड ऑफ द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सीनियर स्टेट प्रोग्राम टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने सारे जितने भी टाइप के प्लांट्स थे उनको सारे को नोट डाउन करना शुरू कर दिया और एक रिकॉर्ड तैयार कर लिया, उनमें डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जो प्लांट्स डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के विषय में, ठीक है बच्चे। आगे देखो ये बताया गया है 2.3 प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। अलग अलग तरह के जो भी इन्वायरमेंट है मतलब उसके में कैसे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं ये बताया गया है। यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। आपने नेचर वॉक पे गए थे ना, जब देखा होगा कि अलग अलग तरह के एनिमल अलग अलग तरह के सराउंडिंग्स में रह रहे हैं। यू हैव आल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5। आपने उनकी मूवमेंट को जहाँ पे टेबल 2.5 में भी रिकॉर्ड किया है कि वो चलते हैं, तैरते हैं या फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स। क्या उनकी जो मूवमेंट है उनके सराउंडिंग के पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है? बिल्कुल बच्चे, जो पानी में रहते हैं वो स्विम ही कर सकेंगे ना, जो धरती पे रह रहे हैं वो वॉक करेंगे, क्रॉल करेंगे, जो प्लांट्स पे रह रहे हैं वो जंप भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो जैसे ये हम उसको बोलेंगे कि उनके सराउंडिंग के आधार पर उनको हम मूवमेंट के डिपेंड होते हैं वो। लेट अस कंसीडर फिशेस एंड गोट एज एग्जांपल। आप फिश और एंड गोट की एग्जांपल ले सकते हो। फिश लिव इन वाटर, दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर। ये देखो उनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है बच्चे, मतलब वो ऐसी होती है जैसे वो पिक्चर में दिखाएगा ना, ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है इसकी ऐसे ऐसे करके। तो मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ में आसानी से ऐसे ऐसे मुड़ सकती है, उसको हम स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। इनके फिन होते हैं मूवमेंट के लिए वाटर में। और गोट है लिव इन ग्रासी एरियाज, जहाँ पे घास रहती है वहाँ पे वो रहती हैं गोट्स। एंड मूव दी हेल्प ऑफ लेग्स, और वो लेग्स की सहायता से मूव कर पा सकती हैं। द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल्स आल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो जो फिश होती है बहुत छोटी होती है साइज़ में, उनका वेट भी बहुत छोटा रहता है, उनकी शेप भी अलग तरह की है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। गोट का जो होता है वो बहुत बड़ी बॉडी हो सकती है, हैवी हो सकती है, ठीक है। तो इनमें भी फ़र्क है दोनों में, ठीक है। बॉडी पार्ट्स यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर मूवमेंट्स, ये फिगर 2.8 में 2 एग्जाम्पल लेके हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम पहुंच गए बच्चे पेज 2.24 में। एक्टिविटी 2.10 लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। आओ हम कंपेयर और एनालाइज कर रहे हैं। लुक एट टेबल 2.6। ये 2.6 टेबल दिखाया गया बच्चे। एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, मतलब वो कैसे क्षेत्र में रहते हैं उनके आधार पर हम एनिमल्स और प्लांट को देख सकते हैं टेबल 2.6 में। रिक्रिएट ए सिमिलर टेबल ऑन दी ब्लैक बोर्ड। ऐसा ही आपने एक टेबल ऐसे एक्टिविटी में करना है कि ब्लैक बोर्ड पे आपने ड्रॉ करना है। लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स जू और यूअर क्लासमेट हैव ऑब्जर्व्ड इन द रीजन्स गिवन इन द टेबल। आपने जो भी ऑब्ज़र्व किया है ना किसी भी क्षेत्र में, रीजन में एनिमल और प्लांट को, उसका नेम उसका आपने उस ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, ठीक है। और ऑलरेडी नो अबाउट, जहाँ आपने जो पहले से जानते हो उसका लिख देना है। ए फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन यू कैन ऐड मोर। ऐसी कुछ उदाहरणें आपको दे रखी हैं जो आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है बच्चे। ये देखो सीरियल नंबर इस यहाँ पे देखो, इन द डिज़र्ट एरिया में कौन रहता है?
कैमल। ऑन माउंटेन्स में कौन सा प्लांट होता है? देवदार का ट्री। इन द ओशियन में फिश रहती है। इन द फॉरेस्ट में लाइन रहता है। और किसी और क्षेत्र में आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे लैंड के लिहाज से लिख सकते हो। लैंड पे कौन रहता है? लैंड पे स्नेक रहता है, वो क्रॉल करके चलता है, ऐसे है ना। और किसी भी एनिमल प्लांट के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे क्रोकोडाइल में वाटर में रहता है, ठीक है। और फ्रॉग के बारे में लिख सकते हो बच्चे, है ना। तो ये देखो, व्हाट आर यूर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है प्लांट और एनिमल के बारे में जो भी अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं? डिस्कस यूर ऑब्जर्वेशन विद यूर क्लासमेट। इन ऑब्जर्वेशन को आपने अपने दोस्तों के साथ में डिस्कशन करना है, विचार वटांदरा करना है। यू माइट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन अनदर काइंड ऑफ रीजन। तो बोला गया है बच्चे, ये 2.6 में आपने देखा है, जैसे डेजर्ट में कैमल रह रहा है और माउंटेन में देवदार ट्री, और जो अलग अलग तरह के रीजन में रह रहे हैं ना जीव जंतु प्लांट, वो उनका अलग अलग तरह का ही उनका होता है, बॉडी होता है, ठीक है। दैट द प्लांट्स एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फाउंड इन द अनदर काइंड ऑफ रीजन। तो एक तरह का जो है ना कोई भी प्लांट एनिमल वो दूसरी टाइप में मेल नहीं कर पा रहा है, वो अलग तरह का है, ठीक है बच्चे। ये कैक्टस दिखाया गया है बच्चों 2.9 में, विच विद थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स इन ए डेजर्ट। ये डेजर्ट एरिया में रहता है। डेजर्ट मतलब यहाँ पे लो रेनफॉल रहती है, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर रहती है, पानी की बहुत कमी होती है यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में। During a discussion in the classmate, Alex recalls that he observed cactus plant with thick and fleshy stem in the deserts of Rajasthan, जो फिगर 2.9 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक बच्चा क्लास में रूम में है, वो उसका नाम अलेक्स बताया गया है, वो इस चीज़ को याद करता है, रिकॉल करता है कि उसने कैक्टस नाम का प्लांट देखा था जिसकी थिक एंड फ्लैशी स्टेम रहती है। वो कहाँ पे देखा था? डिज़र्ट में। डिज़र्ट कहाँ पे रहते हैं बच्चे? राजस्थान में। राजस्थान एक स्टेट है हमारे इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की, ठीक है बच्चे। और दूसरा बच्चा जिसका नाम माया है, वो शेयर दैट सी सा देवदार ट्री इन द हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वो इस चीज़ को नोट्स करती है कि देवदार का जो ट्री रहता है ना वो हिमाचल प्रदेश, ये भी एक नॉर्थन स्टेट है, पहाड़ी इलाके में है, जहाँ पे क्षेत्र है ना वो माउंटेनियस है ज़्यादा, ठीक है बच्चे। तो वहाँ पे देवदार का ट्री रहता है। ये सेकंड बच्चा जो है ना वो उसका नाम माया बताया गया है। ये देवदार का ट्री दिखाया गया है बच्चे, देवदार ट्री इन द माउंटेन्स, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में स्टेट है जो हमारा नॉर्थ इंडिया का, वहाँ पे माउंटेन रीजन है जी, ठीक है। वहाँ पे छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, इस वजह से ये यहाँ पे लिविंग कर रहा है देवदार का ट्री, ठीक है। ये काइनिफोरस टाइप का एक ट्री होता है बच्चे, ठीक है। हम बाद में देखेंगे अगर इसके बारे में कुछ आया तो। नोट्स दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपने नोट्स किया कि ये दोनों प्लांट्स कैक्टस ये वाला और ये देवदार, ये अलग अलग क्षेत्र में रहे हैं और अलग अलग इनके जो हैं अलग अलग तरह की इनकी संरचना है, ठीक है। ये अलग तरह के एक दूसरे से इनका कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है? वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर। एक बायोडाइवर्सिटी दूसरे बायोडाइवर्सिटी से अलग क्यों है? लेट अस फाइंड आउट। आओ इसको छानबीन करते हैं हम आगे जाके। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिजर्ट्स। मैंने बोला था ना बच्चों के जो डिजर्ट एरिया होता है उसमें पानी की बहुत स्कार्सिटी रहती है, रेनफॉल कम होती है, तो पानी वहाँ कम होता है। वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल, ठीक है बच्चे। ए हॉट डिज़र्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट, और एक हॉट डिज़र्ट होता है ना वो बहुत गर्म रहता है ड्यूरिंग द डे एंड अ वेरी कोल्ड एट नाइट, और रात में वो उतना ही ठंडा रहता है। देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज रीजन्स दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव वो द हॉट कंडीशंस ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशंस एट नाइट। और इस वजह से वहाँ पे बोला रखा है कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, मतलब रह सकते हैं, जो जिंदा रह सकते हैं, जो दिन में गर्मी झेल सकते हैं हॉट कंडीशंस को, और रात में कोल्ड कंडीशंस को झेल सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। टॉलरेट मीन्स मतलब अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेना कि वो झेल सके, ठीक है बच्चे। द फ्लैशी
Stems of plants found in the desert can store water and help them tolerate the hot conditions in these places. तो जो फ्लैसी स्टेम्स रहती हैं ना इनकी, ये कैक्टस के बारे में बताया था, देखो इसकी फ्लैसी स्टेम्स होती हैं और लीव भी फ्लैसी होते हैं ज़्यादा, है ना। तो उसकी जो होती है ना वो टॉलरेट कर सकता है लेस वाटर में भी, ठीक है, जहाँ पे हॉट कंडीशंस रहती हैं। फाउंड इन डिज़र्ट कैन स्टोर वाटर, तो वो वाटर को स्टोर कर सकता है। इनकी ना फ्लैसी इतनी होती है कि स्पंज जैसे होते हैं इनकी स्टेम्स और लीव्स, जो सारा पार्ट है ना, तो वो पानी को स्टोर कर सकता है। एंड हेल्प दैम टॉलरेट द हॉट कंडीशन इन दीज प्लेसेस, और ये टॉलरेट कर सकता है हॉट कंडीशंस को इन दीज प्लेसेस, इस स्थान पे जहाँ पे डिज़र्ट एरिया रहा करते हैं। माउंटेन्स इन द एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंटली ए स्नोफॉल, और जो माउंटेन्स हैं ना बच्चे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, एक्सट्रीमली कोल्ड क्षेत्र होते हैं ये रीजन्स होते हैं, तो और जहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत पड़ती है, मतलब यहाँ पे बर्फबारी रहती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ ईजिली, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे ट्रीज़ रहते हैं जिनके पास ये योग्यता होती है, एबिलिटी होती है कि वो बर्फ़ को, स्नो को नीचे गिरा सके, स्लाइड ऑफ कर सके, ठीक है बच्चे। उनके लीव्स तभी तो कोनिकल रहते हैं ना, कोन शेप लीव्स होते हैं ना उनको कोन, तो ऐसे मतलब ट्रीज़ रहते हैं वहाँ पे जो स्नो एरिया में रह सकते हैं, उनके कोनिकल लीव्स होते हैं, वो होता है ना उनकी जो मतलब ट्रीज़ की एबिलिटी होती है, वो स्नो को स्लाइड ऑफ कर सकते हैं ईज़िली, आसानी से। मतलब उनके जो लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, उन पे जो स्नो होती है ना वो ज़्यादा देर तक टिकी नहीं रह सकती, उसको वो जल्दी नीचे गिर जाती है, ठीक है बच्चे। कोनिकल शेप्स एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ दी अदर प्लांट्स ट्रीज एनेबल देम टू डू ईजिली, तो जो कोनिकल शेप रहती है ना उनकी, वो उनकी ब्रांचेस स्लूपिंग होती हैं, मतलब नीचे की तरफ होती हैं, कुछ भी उस पर मतलब उस पर गिरे तो वो आसानी से नीचे स्लाइड ऑफ हो सकता है, तो ऐसी एबिलिटी होती है उनकी, तो इस वजह से वो इस कंडीशन में, मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में रह सकते हैं। You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse conditions। अब तक ये समझ चुके होंगे बच्चों आपके बायोडाइवर्सिटी अलग अलग क्यों है, अलग अलग तरह के जीव जंतु अलग अलग क्षेत्र में क्यों पाए जाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशंस, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग अलग है। आपने देखा ना, डिज़र्ट एरिया में कम बारिश रहती है और स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, तो वहाँ पे ऐसे प्लांट रहेंगे जो वाटर को स्टोर कर सकेंगे। और माउंटेन रीजन में जैसे देवदार का ट्री है ना, वो ऐसी कंडीशन में रहेगा जहाँ कोल्ड कंडीशंस रहती हैं और स्नोफॉल रहती है। इस वजह से वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के जीव जंतु रह सकते हैं। लुक एट द इमेज ऑफ ए कैमल फ्रॉम द हॉट डिजर्ट ऑफ राजस्थान फिगर 2.11 एंड ए कैमल फ्रॉम द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख। तो देखो बच्चों, दो तरह के डिजर्ट होते हैं, एक तो हॉट डिजर्ट रहता है जहाँ पे वारी बहुत ज़्यादा मतलब हॉट कंडीशंस होती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, और एक कोल्ड रहता है जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है और बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। तो ये दोनों तरह के कैमल पाए जाते हैं हमारी अर्थ पे, ठीक है बच्चे। ये राजस्थान वाला है हॉट डिजर्ट वाला, और ये लद्दाख एरिया में पाया जाता है। लद्दाख जो है ना वो भी माउंटेनियस एरिया है हमारे नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, हिमालय का जो क्षेत्र बोला जाता है ना, वहाँ पे ये लद्दाख का एरिया पड़ता है। तो ये है अपना कोल्ड डिजर्ट वाला कैमल, ठीक है बच्चे। आप पिक्चर में देख सकते हो उनकी बॉडी भी अलग अलग तरह की है ना, रंग रूप सब अलग अलग तरह का है, थोड़ा मोटा मतलब सिमिलरिटीज़ हैं, बाकी सारा अलग ही है, ठीक है। हम इसको स्टडी कर रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंस यू ऑब्जर्व बिटवीन दैम, इनमें क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं। व्हाट एडवांटेज डू दीज डिफरेंस प्रोवाइड टू दीज कैमल्स, और इनके डिफरेंस होने में इनको क्या फ़ायदा है, ठीक है बच्चे। एडवांटेज क्या है कि ये इसका क्या एडवांटेज ले रहा है अपनी बॉडी के आधार पर, और इसका ये क्या एडवांटेज ले रहा है, ये देखते हैं। कैमल ऑफ द हॉट डिज़र्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स, जो हॉट डिज़र्ट वाला है जैसे ये राजस्थान वाला अपना, ये
है इसकी लॉन्ग लेग्स हैं, बहुत लंबी टांगे हैं इसकी, एंड वाइड हूफ्स, और इसके जो पंजे रहते हैं ना पैरों वाले, ये बहुत लंबे चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं। हूव्स मतलब इसके पंजे पैरों वाले, ठीक है बच्चे। एलेक्स शेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दैट द लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूव्स हेल्प दीज कैमल्स टू वॉक ऑन दी सैंडी डिजर्ट। और उसकी अलेक्स के बच्चे का नाम बताया गया है यहाँ पे, कोई बच्चा है उसका नाम अलेक्स, जैसे पिछले पार्ट में हमने देखा था। वो अपनी ग्रैंड मदर से ये बात शेयर कर रहा है अपनी दादी माँ से कि उसकी लॉन्ग लेग्स है ना जो डिज़र्ट वाले की, और वाइड हूव्स हैं, ये उसको हेल्प करता है वॉक करने में, ईजिली वॉक करने में, ताकि वो सैंडी एरिया में आसानी से चल फिर सके, है ना बच्चे। वो मतलब सैंडी एरिया में जो होता है ना, वो उसके पैर ज़मीन के में दसते नहीं हैं, ठीक है।